अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। चैप्टर में पेज 48 पे आए। पहले तो सुन ले। ये एक ईयर है। क्या करें? एसओसीआई के फेस पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। एसओसीआई के फेस पे है। एसओसीआई के फेस पे कंसोलिडेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, इतने महीनों के पैट पे परसेंटेज और इतने महीनों के पैट पे परसेंटेज और, बस। अच्छा, हाँ जी। क्या इतने अरसे की, यानी इतने महीनों की कंसोलिडेशन, उन्हीं के प्रॉफिट का एनसीआई को हिस्सा, इतने महीने के प्रॉफिट्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ड्यूरिंग द ईयर बेचा है, गेन ऑन डिस्पोजल वो अदर इनकम में आ जाएगा। बल्कि अदर इनकम नहीं कहता, गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। और पी ने बेच के शेयर जो प्रॉफिट कमाया हुआ है, पी ने अपनी बुक्स में जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतने महीनों की इनकम एक्सपेंसेस कंसोलिडेट, इन्हीं महीनों के प्रॉफिट का हिस्सा एनसीआई को, इतने महीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और जो सब्सिडरी जो शेयर्स बेच के पी ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया वो रिवर्स, और गेन ऑन डिस्पोजल ऐड। और गेन ऑन डिस्पोजल जैसे कल कैलकुलेट कर रहे थे वही है, यानी वर्किंग्स वही है, कैलकुलेशंस वही है। चलिए, सादी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इतने महीने की कंसोलिडेशन, उसी के प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा, गेन ऑन डिस्पोजल, पी ने जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर रिकॉर्ड किया वो रिवर्स, और इसके ऊपर आईएफआरएस 9। इतने महीनों की कंसोलिडेशन और उसी के प्रॉफिट पे एनसीआई का हिस्सा, और जो पेरेंट ने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर रिकॉर्ड किया वो रिवर्स, और गेन ऑन डिस्पोजल शामिल। पेज 48 और पेज 49 का मिड तक, 1 से लेके 6 तक सारा पढ़ लें। ये मैंने सामने बोले तो एस वाले हैं, ए वाले भी।
उसको हम टाइम प्रोपोर्शनेट भी कर रहे हैं। यूआरपी तो है ही, जो एंड पे बचे हुए यूनिट्स उनमें छुपा हुआ प्रॉफिट, वो कोई फॉर द ईयर चीज तो नहीं है कि उसको टाइम प्रोपोर्शनेट करें। जितनी भी की हैं साल के एंड पे जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें जो प्रॉफिट शामिल है वो यूआरपी है। लेकिन डेप्रिसिएशन ना एक पीरियड की चीज है, महीने कम होंगे तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। सेल्स पूरे साल पे फैली हुई चीज है, महीने कम होंगे तो उतने महीने की सेल्स एलिमिनेट होगी। यूआरपी तो है ही वो जो आखिरी दिन पड़े हुए स्टॉक के अंदर प्रॉफिट शामिल है। हाँ जी, 1 से 6 तक ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, ओके। अच्छा, मेरे ख्याल में ना मुझे एक डब्बा इसमें और डालना चाहिए, जैसे मैंने ये पिछले पेज पे डाला हुआ ना एंड पे A2 छोटा है, ये भी मुझे लगता है बीच में एक और डालना चाहिए। ए से छोटा है वो होगा तो एसओसीआई में क्या करें? वही जो बैलेंस शीट की वर्किंग में हम वो प्रॉफिट 28 मिलियन का कल निकाला था वो इनकम में आ जाएगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट 2 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। ए से छोटा ए वो भी लिख लें कि एक तो जो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ले रहे होते हैं वो 2 हिस्सों में आ जाएगा, कुछ महीनों में 40%, कुछ महीनों में 25%। जैसे कल रिटेन अर्निंग में ए के 2 कॉलम थे, एक से 40% हिस्सा लिया था, एक से 25% हिस्सा लिया था, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में 2 हिस्से बन जाएंगे। दूसरा, जो शेयर्स पेरेंट ने बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा वो रिवर्स कर दें। और वो जो ग्रुप क्वांटम से प्रॉफिट बनता है वो शामिल कर लें। ग्रुप पॉइंट में से प्रॉफिट कौन सा बनता है? वो जो कल वर्किंग की थी कि उस दिन इन्वेस्टमेंट ने की फिगर निकाली, उसको प्रोपोर्शनेटली कम किया और फिर उसके ऊपर 28 मिलियन का प्रॉफिट निकाला था, वो शामिल कर लें। हाँ जी, 1 से 6 तक पढ़ लिया वाकई, सच्ची सच्ची। ये ना सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए डिस्कस किया है। एग्जाम में प्रेजेंट ऐसे नहीं करना, एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट नहीं करना, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए मैंने ऐसा किया था, बल्कि मैं आप ही ने बताया और सिर्फ समझाने में हेल्प लेने के लिए मैंने इसको ऐसे डिस्कस किया, वरना एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट नहीं करना। एग्जाम की जो प्रेजेंटेशन होगी वो IFRS 5 के मुताबिक होगी। IFRS 5 जाने आपकी भला, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं। पहले तो मैं आपको वो IFRS 5 वाला एक चैप्टर 2 था,
चैप्टर 2, उसमें पेज 8 पे आए। चैप्टर 2 पेज 8। एट 9 दोनों में से कोई भी देख लें। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे सिर्फ उन ऑपरेशंस के इनकम एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो कंटिन्यूइंग है। उन्हीं इनकम एक्सपेंसेस का नेट होगा, वो होगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और जो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है वो अलहदा से एक वर्किंग में कैलकुलेट होगा, और उस वर्किंग में कैलकुलेट करके सिर्फ उसका प्रॉफिट ही निकाल के ऊपर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लिखेंगे। पेज 8 पे भी यही है, 9 पे जो मर्जी देख लें। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अलावा बाकी बिजनेस वो इनकम एक्सपेंसेस होंगे, उनसे जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और फिर एक नीचे अलग से वर्किंग होगी प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जिस वर्किंग के अंदर उन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की पूरी इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स लिख रहे होंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे। वो प्रॉफिट यहां पर लाके प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका इस टॉपिक से अब क्या ताल्लुक है? इससे नहीं है, इनसे है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक सब्सिडरी होती थी जो बिक गई, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब उसको प्रेजेंट ऐसे करेंगे, ये जो भी यहां बात कर रहे थे कि इतने महीनों की कंसोलिडेशन करनी है, तो वो कॉन्सेप्चुअली तो बात ठीक है, लेकिन प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि इतने महीनों की कंसोलिडेशन इनकम एक्सपेंसेस में लाइन बाय लाइन नहीं करनी है। और ये ऐसी समझ आएगा कि पेरेंट की और भी सब्सिडरीज है, यानी ग्रुप इनकम स्टेटमेंट बन रही है, ये एक है जो बेची है, तो जो ये अगर लेट से S2 है जो बेची है, तो सेल से लेके टैक्स तक P+S1, S2 को इतने महीने कंसोलिडेट करना था कॉन्सेप्चुअली, लेकिन प्रेजेंट इन लाइन आइटम्स में नहीं करना। S2 की अलहदा से वर्किंग के अंदर इतने महीनों की सेल से लेके, बल्कि सेल्स क्या लेनी है, प्रॉफिट ही सीधा। कॉन्सेप्चुअली इतने महीने को कंसोलिडेट करना है, लेकिन प्रेजेंट इसको लाइन बाय लाइन नहीं करना है, P+S1 कंसोलिडेट करना है बस टैक्स तक। फिर जो इसका आंसर निकलेगा वो होगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। वर्किंग में ये जो S2 को कंसोलिडेट करना था लेट से 8 महीने, तो उन 8 महीनों का प्रॉफिट लेना है बस। और एक तो उनका 8 महीनों का प्रॉफिट लेना है, दूसरा सब्सिडरी बेच दी बहरहाल, तो उसके ऊपर गेन ऑन डिस्पोजल जो निकाला है वो भी इसी के साथ मर्ज करना है, इधर अदर इनकम में नहीं लाना। S1 को कंसोलिडेट करना है, S2 को नहीं करना। यहां तक प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गया। उसके बाद S2 की अलग वर्किंग करके जिसमें प्रॉफिट ही सीधा लिख लेंगे, वो प्रॉफिट उतने महीने का, और इसके साथ मिला देंगे जो गेन ऑन डिस्पोजल निकाला हमने। वो जो आंसर बनेगा वो यहां पर आएगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये ऐसे प्रेजेंट होगा है? नहीं, वो तो उसने अदर इनकम में लिखा होगा ना, वो तो वहां से रिवर्स करना है, वो तो रिवर्स कर देंगे हम। वो पी की कहीं अदर इनकम में आ रहा होगा, जो पी ने S2 के शेयर्स बेच के प्रॉफिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किए, वो तो उसने के अदर इनकम में लिखा होगा, वो तो रिवर्स कर देंगे, वो रिवर्स करेंगे ना। जो गेन और डिस्पोजल प्रॉपर बनता है वो उसके साथ मिलाएंगे, और वो टोटल फिगर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में प्रेजेंट होगी। अच्छा, ये तो एसोसीआई का फेस हो गया। उसके बाद इसके नीचे जब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू है, वो भी दो दो टुकड़ों में होगा। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एट्रीब्यूटेबल टू। वो जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू है उसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, कंटिन्यूइंग अलग, डिसकंटिन्यूड अलग। ये इस सवाल की प्रेजेंटेशन है। तो पेज 49 पे चैप्टर पे पेज 49, ये एग्जाम प्रेजेंटेशन, ये इससे ऑनवर्ड पढ़ लें सारा। पेज 49 चैप्टर में एग्जाम प्रेजेंटेशन से आगे 1 2 3 और एंड पे लिखा हुआ वो आखिरी बोल्ड लाइन भी, ये एग्जाम प्रेजेंटेशन वाला सारा पढ़ लें।
सर फिर तो हमें बैलेंस शीट में नेट करके दिखाना चाहिए। बैलेंस शीट में हम नेट करके क्यों नहीं दिखाते? यहाँ सेपरेट लाइन आइटम है। बैलेंस शीट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कब आते हैं? तो हेल्ड फॉर सेल ना होता, बेच दी होती है हमने सब्सिडरी, बेच दी होती है ना, वही बता रहा हूं ना, हमने बैलेंस शीट के सवालों में बेच दी होती है, हेल्ड फॉर सेल तो नहीं की होती। सब्सिडरी बेच दी, खत्म, हेल्ड फॉर सेल नहीं है। डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल की बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं आप। कंसोलिडेशन के सवालों के अंदर सब्सिडरी बेच दी होती है, तो जब बेच ही दी है तो बैलेंस शीट में हेल्ड फॉर सेल किस लिए दिखानी है? नहीं समझ आ रही? देख लो। हाँ जी, वो एक पेज पढ़ने को कहा था। अच्छा, अब आप ऐसा करें, उसी से अगला पेज देखें, उसी से अगला पेज, पेज 51। अब सोसी में और चीजें डाल लेते हैं। पहले मैंने सादी सोसी बताई थी, पहले सादी सोसी की थी जिसमें डिविडेंड किसका, रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में पेरेंट का, एनसीआई वाले कॉलम में जो एस एनसीआई को डिविडेंड बांट रहा था। अब स्टेप एक्विजिशन भी पढ़ ली, डिस्पोजल भी पढ़ लिया। अब देखें सोसी में क्या फर्क पड़ा। जो पहले बता चुका था ना, वो मैंने दोबारा नहीं बताया। इसमें मैंने सिर्फ ये दो नई चीजें डाली हैं, बाकी ऑलरेडी जो बता चुका वो ऑलरेडी बता चुका। मैंने सिर्फ दो नई चीजें इसमें डाली हैं। परचेज ऑफ सब्सिडरी, ये किस सूरत में आएगी लाइन सोसी में? अगर इस साल सब्सिडरी बनी होगी, चाहे वो ए से एस बनी हो, चाहे इक्विटी से एस बनी हो। और हाँ, एक चीज इसमें और, एक लाइन और ऐड करनी चाहिए मुझे इसमें। चलें खैर बताता हूं, पहले ये दो लाइनें जो लिखी हैं वो देखें। परचेज ऑफ सब्सिडरी यानी इस साल जो सब्सिडरी बनी होगी उसको देखें। इसमें सोसी में किस कॉलम में लिखा है? बल्कि नहीं सही मैंने लिखा हुआ है जी। ये आपको देखें, मैंने दो कॉलम्स में लिखा हुआ है, अदर रिजर्व में और एनसीआई में। ये अदर रिजर्व में लिखा है तो टोटल में भी आना चाहिए, ये दरमियान वाला जो टोटल है उसमें भी आना चाहिए। ये स्टेरिक लगा के नीचे लिखा हुआ है, देख लें ये कौन सी फिगर है। जी, अदर रिजर्व में कौन सी फिगर आ रही है? परचेज ऑफ सब्सिडरी के सामने वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी करते हैं। इस साल में अगर छोटे एस से बड़ा एस हुआ होगा, वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी कैलकुलेट की थी, ये वो है जो अदर रिजर्व में आ रही होगी। और इसी से नीचे लाइन डिस्पोजल में बड़े एस से छोटा एस हुआ होगा, तो वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी है ये वो अदर रिजर्व वाले कॉलम में है। पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी जो भी, ये वो है। एनसीआई वाले कॉलम में कौन सी है? जी, वो जो हमने नई सब्सिडी खरीदी, नई सब्सिडी अगर खरीदी तो इसी साल गुडविल की वर्किंग हुई होगी, तो वो जो वैल्यू एक्विजिशन हम एनसीआई लिखते हैं ये वो फिगर है। अगर इसी साल सब्सिडी खरीदी है तो इसी साल गुडविल की वर्किंग की होगी ना,
वही एनसीआई का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो जो एनसीआई का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वो फिगर है जो गुडविल की वर्किंग में एनसीआई लिखी होगी। और अगर इस साल एस बेची है तो वो जो डिस्पोजल की वर्किंग में हमने एनसीआई का डब्बा बनाया था, जो शेयर नहीं लगाना, वो जो परसेंटेज नहीं लगानी, वो जो एनसीआई का डब्बा बनाया था, वो डब्बे का टोटल है जो यहां लिखना है। खरीदते हुए गुडविल में जो एनसीआई लिख रहे हैं वो परचेज ऑफ सब्सिडरी के सामने है, और बेचते हुए जो गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग कर रहे थे उसमें जो एनसीआई लिखा था वो यहां लिखना है। तो परचेज ऑफ सब्सिडरी और सेल ऑफ सब्सिडरी वो सोसी में इस तरह से आएगा। अगर छोटे एस से बड़ा एस या बड़े एस से छोटा एस है तो वो अदर रिजर्व में आ रहा है, और अगर परचेज ऑफ सब्सिडरी है तो गुडविल वाली वर्किंग में जो एनसीआई है, और सेल ऑफ सब्सिडरी है तो गेन ऑन डिस्पोजल वाली वर्किंग के अंदर जो एनसीआई है। ये मैंने चीजें स्टेरिक लगा के नीचे लिखी हुई हैं, डबल स्टेरिक लगाया हुआ है, स्टेरिक लगाया हुआ है। ठीक है, चलें सवाल करते हैं। इसका मास्टर क्वेश्चन कोई नहीं बनाया, पास्ट पेपर पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन 11। क्या जी? पास्ट पेपर में तो कुछ सेट नहीं है। स्टेप एक्विजिशन डिस्पोजल, हाँ हाँ, नहीं पहले 5 तो मैंने बेसिक्स तैयार किए थे ना। तब 1 2 तो एसओएफपी और एसओसीआई थी, 3 जो था वो एसोसिएट था, और 4 कॉम्प्लेक्स ग्रुप था। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऐसा नहीं है कि बस उसी के ऊपर सवाल पूछा जाए, तो इसलिए मेनली वो स्टेप एक्विजिशन और डिस्पोजल है। पास्ट पेपर्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 12 अटेम्प्ट का पढ़ लें, करता हूं। जज़ाकल्लाह है अभी, जज़ाकल्लाह।
हाँ जी, छोटा सा सवाल था वैसे। यार अभी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अच्छा, हेल्प फॉर सेल वाला इतनी देर से ये ढूंढ रहे थे। सब्सिडरी किधर है इसमें? तो मैं सब्सिडरी पढ़ा रहा हूँ। ये तो एक बस एक एडजस्टमेंट थी, उसका डिस्पोजल ग्रुप हेल्प फॉर सेल था। नेट किसको करके? नहीं ना यार, ये उस दिन भी नहीं पूछा था आपने। एसेट्स को अलग दिखाना होता है, लायबिलिटीज को अलग दिखाना होता है IFRS 5 के मुताबिक। डिस्पोजल ग्रुप के एसेट्स को अलहदा से करंट एसेट्स में दिखाते हैं, डिस्पोजल ग्रुप की लायबिलिटीज को अलहदा से करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, नेट नहीं करते। और ये सब्सिडी नहीं बेची थी, ये तो वैसे ही एक IFRS 5 का पॉइंट टेस्ट हुआ था। और इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे कंसोलिडेशन के सवाल में? क्योंकि सब्सिडी बेच दी होती है, हेल्प फॉर सेल नहीं रखी होती। हेल्प फॉर सेल रखी हो तो फिर ये मामला है ना। अच्छा, गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी कि नहीं? दो सब्सिडरीज हैं, एक PL है और ये वो है जिसको बेचा है, और एक LL है। तो PL की गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों? इनकम स्टेटमेंट का सवाल है। इंपेयरमेंट तो दी हुई है। नहीं, अब जब इंपेयरमेंट ही दी हुई है तो नेगेटिव कैसे गुडविल कैसे? तो गेन लॉस ऑन सब्सिडरी निकालने के लिए गुडविल भी चाहिए होती है। गेन और डिस्पोजल की जो वर्किंग करते हैं, डिस्पोजल डेट की S की इक्विटी, फिर जो जो एडजस्टमेंट्स हमने की होती हैं, फिर उसमें गुडविल तो इसलिए चाहिए, तो PL की गुडविल इसलिए निकालनी पड़ेगी। और LL की गुडविल वैसे तो इन्होंने इंपेयरमेंट लॉस बता दिया, अगर ना बताया होता तो चूंकि LL को इसी साल खरीदा है तो हमें चेक करना पड़ता कि नेगेटिव गुडविल तो नहीं है कहीं, तो इसलिए उसकी भी गुडविल की वर्किंग करते। अब जरूरत नहीं है क्योंकि इंपेयरमेंट बताई हुई है, तो फिर गुडविल है तो इंपेयर हो रही है ना। इंपेयर होने के बाद नेगेटिव नहीं, गुडविल इंपेयर होकर जीरो होती है, नेगेटिव थोड़ी हो जाती है। हाँ जी, ये कैसे पता चला सब्सिडरी है? वो कैपिटल से कंपेयर करके, ये जो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है उसके नीचे देखें सोसी भी दी हुई है, तो उनमें कैपिटल से शेयर्स पता चल रहे हैं और वहां से परसेंटेज मिलेगी। तो दो सब्सिडरीज हैं, एक कंसोलिडेट रहेगी और दूसरी को उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट के हिसाब से क्या है? क्वेश्चन 1 दिसंबर 12। TL ग्रुप कंसोलिडेटेड SOCI है। दोनों फॉर्मेट कौन सा? नहीं, हाँ अलग अलग, सोसी को अलग रखें, इसके साथ मिलाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, सोसी अलग ही बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहा हूं बस, फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2012। इन ज्यादातर सवाल जो है ना वो SOFP के टेस्ट होते हैं, तो इसलिए आपको देखें सवाल उठाया ही मैंने ये 2012 वाला है, क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट हुए हैं उनमें से फॉरेन कंसोलिडेशन वाले भी हैं, तो इसलिए ये ई वाला सवाल मिला है मुझे उठाने के लिए। सेल्स किसको कंसोलिडेट करना है? LL को बस, PL को नहीं करना, LL को बस। तो TL और LL 6760426। अच्छा, LL को कब खरीदा है? पहले दिन ही ना, इसलिए पूरा, वरना वो महीने आ जाते। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4370218।
जिसको बेचा है उसकी एनसीआई की वर्किंग होगी, बेच ही दिया तो एनसीआई की वर्किंग ना करें। हाँ तो जब बेच ही दिया, लेकिन बेच ही दिया तो फिर क्या करना। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, कंटिन्यूइंग अलहदा, तो यही तो है डिसकंटिन्यूड, तो हाँ एनसीआई की होगी इसकी कैलकुलेशन। एलएल का पैट 69, पीएल का पैट लेकिन 78 लिख दूं, क्या करूं फिर, 87 लिख दूं। मेरी तो चलो मतवजी भी है, थका मुंह में, होश में बैठे। 6/12 6 महीने रही है सब्सिडरी है, कितना 39। और क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने 1270 और 132, और अदर इनकम नहीं है ना, खैर है रफा करें उसको। इन्वेस्टमेंट इनकम 730 और 10, पीबीटी टैक्स कितना 400 और 17। अब ये कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसके बाद इसमें ऐड होगा प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, और ये कौन सा होगा, वो जो पीएल को हमने इस साल कंसोलिडेट करना है 6 महीने, ये वो वाला प्रॉफिट होगा, और उसमें साथ क्या प्लस कर लेंगे, गेन ऑन डिस्पोजल, तो इसको कह देता हूं मैं वर्किंग 2। फिर जो आंसर बनेगा वो होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लें। ओसीआई है कोई, चले बस यही है। अच्छा, इसको अब जब हम तोड़ेंगे ना, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू को जब तोड़ेंगे तो हम तोड़ा करते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ टीएल और एनसीआई है, एलएल भी है, पीएल भी है, पीएल की भी तो एनसीआई निकालनी है ना। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इन दोनों को, लेकिन इसको जो मिलना है वो भी 2 हिस्सों में, फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। और इसी तरह से एनसीआई फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये होगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। और अगर टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी होती तो ऐसे ही टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी आ जाता। ये इनकम स्टेटमेंट का फेस और वो वर्किंग खोल ली। अब सवाल करते हैं शुरू से। पॉइंट नंबर 1, पीएल के शेयर्स का डेटा बताया हुआ है।
एक तो गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग में जरूरत पड़ेगी, इसलिए गुडविल निकाल लेते हैं। पीएल की गुडविल निकालने काफी है कि डबल एल की भी निकालनी पड़ेगी? अगर डबल एल की गुडविल की इंपेयरमेंट ना बताई होती तो डबल एल की भी हमें गुडविल निकालनी पड़ती। क्यों? क्योंकि पहला साल है। नहीं, अगर इंपेयरमेंट ना बताई होती तो हो सकता है नेगेटिव गुडविल हो, और चूंकि पहला ही साल है डबल एल का, तो अगर नेगेटिव गुडविल आ जाती तो हमें उसको इनकम में लेना पड़ता, इसलिए डबल एल की गुडविल की भी वर्किंग करनी पड़ती। लेकिन अब चूंकि जरूरत नहीं है तो बस पीएल की गुडविल निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा, वैसे सोसी की वजह से जरूरत पड़ जाएगी, सोसी की वजह से पड़ जाएगी जरूरत। सोसी भी बनानी है ना सवाल में। इनकम स्टेटमेंट है ना तो डबल एल की जरूरत नहीं है, लेकिन सोसी है तो उसमें पड़ जाएगी। क्यों जरूरत पड़ जाएगी? क्योंकि हमने परचेज ऑफ सब्सिडरी में एनसीआई पे वो फिगर लिखनी होगी जो गुडविल की वर्किंग में आ रही होती, इसलिए इसकी भी गुडविल निकालनी पड़ेगी, वरना इनकम स्टेटमेंट का सवाल होता तो इसकी जरूरत ना होती। पीएल में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 1000। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती, हाँ, फिर भी इसकी गुडविल की जरूरत ना होती। एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए करनी पड़ रही है सोसी की वजह से। और साथ ही अगले पॉइंट में भी दिया हुआ है, इसलिए वो भी यहीं से देख के लिख लेते हैं। 550 एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो इसको बाद में लिख लेंगे। लेस नेट एसेट्स, कैपिटल कितना था? ये ऊपर आपको चेंजेस इन इक्विटी दी हुई है। तो पीएल का कैपिटल था 800 और एलएल का कैपिटल था 600। रिटेन अर्निंग्स पॉइंट नंबर 1, अच्छा जी, पीएल की रिटेन अर्निंग 0.1 55। डबल एल की रिटेन अर्निंग 0.2 में तो है नहीं, वर्क बैक की जरूरत ही नहीं है। कब खरीदा था डबल एल को? इसी साल के शुरू में, तो जो उसकी रिटेन अर्निंग का बीडी बैलेंस था वही होगा। तो वो सोसी का आखिरी कॉलम आ रहा है, देखें ऊपर जो सोसी बनी हुई है उसका आखिरी कॉलम डबल एल की रिटेन अर्निंग ही दी हुई है 1 जुलाई की, तो वही एक्विजिशन डेट है 70। जाग रहे हैं? 0.1 0.2 में कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? हाँ जी, नहीं, कोई नहीं है यार, सवाल में तो है ही कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन है भी तो 10 साल पुरानी बात है। कितने परसेंट एनसीआई? पीएल के शेयर्स कितने? 80 मिलियन। टीएल ने खरीदे थे 64, 80%, तो एनसीआई हो गई 20%। एलएल के टोटल शेयर्स कितने? 60 मिलियन। टीएल ने खरीदे थे 42 मिलियन, 70%, 30%। ये क्या बना? 171,201। 316। एलएल की इसके आगे जरूरत नहीं है, ये चाहिए थी हमें बस, लेकिन वो खाली छोड़ देंगे तो बुरा लगेगा। कितना? 81। और इम्पेयरमेंट 50 और 7।
ये सिर्फ खाली छोड़ के बुरा लगेगा इसलिए पूरी कर रहा हूं, वरना हमें ये फिगर चाहिए थी और ये चाहिए थी 26674। पॉइंट नंबर 1 में कोई एडजस्टमेंट और पॉइंट नंबर 1 में कोई और एडजस्टमेंट, गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, लेकिन पहले एडजस्टमेंट्स तो देख लें। कोई पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे तो फिर गेन ऑन डिस्पोजल पूरी निकलेगी। बैलेंस शीट में भी ये सबसे आखिरी काम ही है, पहले एडजस्टमेंट तो चेक कर लें। तो गेन ऑन डिस्पोजल निकाल लेंगे। ये जो इंपेयरमेंट लॉस है गुडविल का, ये नहीं लिखना इनकम स्टेटमेंट में है। अच्छा चलें, ये लिखना है। क्यों? एक तो ये कि पिछले साल का है, दूसरा ये कि ये बेची हुई सब्सिडरी का है। तो अगर लिखते भी तो वो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की वर्किंग में लिखते हैं। ये 7 ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ये लिख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं। तो 7 मिलियन आ गया यहां। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में देखें कुछ रह तो नहीं गया। पॉइंट 1 में गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, लेकिन पहले बाकी एडजस्टमेंट चेक कर लें कोई ना रहती हो। चले ठीक है, आगे पॉइंट 3 यूआरपी से पहले भी कुछ है। इंटर कंपनी सेल है, इंटर कंपनी सेल भी तो एलिमिनेट करनी है। तो इंटर कंपनी सेल है और 50 मिलियन तो कॉस्ट है। सेल वैल्यू कितनी? कॉस्ट में 20% शामिल करके 60, तो 60 की हो गई इंटर कंपनी सेल। इंटर कंपनी सेल एलिमिनेट हो गई। और यूआरपी, यूआरपी है 40% इनमें से बचा हुआ है। तो इस सेल पे कितना कमाया था? 10 मिलियन। 40% चीजें अब भी स्टॉक में है, तो 4 हो गया यूआरपी। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो एनसीआई में। तो कौन सेलर है? एस, यानी डबल एल सेलर है, तो यहां से हो जाएगा लेस। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4, ये जो पीएल को बेच दिया था सारा, तो इसके शेयर्स बेच के जो उसने प्रॉफिट अपनी बुक्स में रखा होगा वो रिवर्स कर देते हैं। तो वो इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम में आ रहा है। कितना? 300। पॉइंट नंबर 1, 1000 के खरीदे थे, 1300 के बेच दिए, तो 300 उसके प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम में, वो निकाल देते हैं। ये उसकी बुक्स में जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स रिकॉर्डेड था वो रिवर्स कर दिया, और जो प्रॉपर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो करेंगे कैलकुलेट। एक और चीज भी है इसमें, एलएल सब्सिडरी है जिसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसने जो डिविडेंड बांटा था वो भी अदर इनकम में कहीं आ रहा है। तो सब्सिडरी से जो डिविडेंड मिला होता है वो अदर इनकम से निकाल देते हैं। तो कितना बांटा था उसने? ये तो पॉइंट 4 में बताया नहीं, ऊपर सोसी में नजर आ रहा है। डबल एल के कॉलम में देखें तो 60 डिविडेंड बांटा हुआ है, और हमें इसमें से मिला होगा 40%, 70%, 42 मिला होगा। तो वो 42 हम यहां से निकाल देते हैं। डबल एल की सोसी में देखें रिटेन अर्निंग कॉलम में 60 आ रहा है डिविडेंड, ये है जो उसने डिविडेंड बांटा है। हमारे पास चूंकि 70% शेयर्स हैं, तो वो 70% यानी 42 मिलियन अदर इनकम में आ रहा था, वो निकाल दिया। और बस ट्वेंटी 20%, 30%, कितना बना? 7.8, 19.5।
गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग करते हैं, क्या करते होते हैं भी इसमें? कंसिडरेशन रिसीव्ड 1300 और सारी बेच दी, तो बस यही है, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन नहीं है। इसमें से निकाल देते हैं उस वक्त क्या नेट एसेट्स थे। तो उस वक्त पीएल का कैपिटल कितना था उस वक्त? किस वक्त? 31 दिसंबर 11, कैपिटल कितना था? 800। रिटेन अर्निंग्स कहां तक पहुंच चुकी थी? 270 में 6 महीने ऐड कर लेते हैं, 270 में 39 ऐड कर लेते हैं, 309। और क्या करें? जो जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं, गुडविल 316 और इम्पेयरमेंट 50 और बस 1375। इसमें से निकाल देते हैं एनसीआई 30%, 20% ले लूं उसका? नहीं है। एक्विजिशन पे इसकी वैल्यू थी 171, रिटेन अर्निंग्स 309 माइनस 55, ये क्या किया मैंने? अब ये जो क्लोजिंग पोजीशन है, ये एक्विजिशन डेट की थी। एनसीआई की वर्किंग में क्या करते हैं? पोस्ट ही लेते हैं ना। तो ये क्लोजिंग पोजीशन की रिटेन अर्निंग है और ये प्री थी, तो इस पे 20, कितना? डबल टू 1.8। तो इसमें से ये निकाल दें, 1153.2 146.8। इस डब्बे का टोटल ये आएगा उधर सोसी में, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के सामने। अब क्या रह गया? प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। क्या रखना है इसमें? जो इसका पैट का हिस्सा है वो। अच्छा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला एडजस्टमेंट्स करने के बाद। और उसमें साथ क्या मिला दूं? वन 146.8। ये क्या है? वर्किंग प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। जो हमने इसको 6 महीने कंसोलिडेट करना है, तो उसको लाइन बाय लाइन नहीं करना, उसका बस प्रॉफिट। और इसके लिए याद रखने की बात यही है कि ये यही है, क्योंकि एनसीआई की वर्किंग में इसके फॉर द ईयर प्रॉफिट पे ही एनसीआई का ऐसा लगा रहे होते हैं ना। तो यही वाला है जो यहां लिखना है। एनसीआई की वर्किंग में जो पैट निकाला है यही है जो फॉर द ईयर इसका हिस्सा है, जो इसका पैट है वही फिगर यहां। और साथ ये क्या है? जो गेन ऑन डिस्पोजल हमने निकाला 185.8। करें ब्रैकेट्स बंद। 7126 कितनी? 7126। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4532। जीपी 2594। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1409। इन्वेस्टमेंट इनकम
398 PBT 158. tax 1166 185.8 1351.8 अच्छा, ये वैसे ना काम की चीजें होती हैं जो मैं सवाल कराते कराते कुछ इल्म के मोती बिखर जाते हैं। ये जो एनसीआई की वर्किंग में इसका ये फाइनल पैट होगा, यही है जो इधर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में आना है। हाँ जी, ये तो कर चुके हैं हम। क्या क्या भला? पीएल वाला ये और डबल एल वाला ये। पीएल ही तो डिसकंटिन्यूड है और एलएल कंटिन्यूड है, तो पीएल वाला जो निकाला हुआ 7.8 वो ये है, और डबल एल वाला जो निकाला हुआ 19.5 वो ये है। यानी हमने जो दो एनसीआई की वर्किंग की है, ये कंटिन्यूइंग वाली है, ये डिसकंटिन्यूड वाली है। 27.3। अच्छा, अगर ये 27.3 है तो ये क्या होगा? 1 पॉइंट। अच्छा, अब सोल्यूशन देखे बगैर ये दोनों फिगर्स ढूंढें, जरा गौर करें। ये दोनों सोचे हैं, सोचे ना, देखें और करें। हाँ जी, ये कैसे है? ये आसान नहीं है ज्यादा। वैसे तो ऊपर वाला भी ठीक ही है, दोनों में से जो मर्जी कर लें। ये हमने दोनों लिखे हुए अलग अलग, तो इनमें से एनसीआई निकाल दें तो बाकी कंट, तो ये दोनों ही अवेलेबल हैं। 1166 में से ये निकाल दें और 185.8 में से ये निकाल दें। 1146.5 178 पॉइंट, बस ये है जी ग्रुप एसोसीआई। सोची बनाता हूं। अच्छा, ये जो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, इनके पास तो चलो मौका नहीं है, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी इसके बाद ना मैंने कैश फ्लो कराना है, तो स्कैफ वाला कैश फ्लो में हाँ 4 दिन 5 दिन नहीं लगा सकता। मैंने सिर्फ ये किया हुआ है कि एक सवाल डायरेक्ट मेथड का उठाया, एक सवाल इनडायरेक्ट का उठाया, कैफ का, और फॉर्मेट सारे कैफ वाले ये बुक में डाल दिए। तो मैं सिर्फ अभी अगली क्लास में इतना करूंगा कि वो सारे फॉर्मेट्स डिस्कस करके वो दोनों सवाल बोर्ड पे सोल्यूशन दिखा के डिस्कस कर लूंगा। उससे ज्यादा टाइम नहीं है कैश फ्लो में। बाकी अगर आप लोगों ने कैश फ्लो कैफ वाला बहुत पहले किया हुआ है, वो ढूंढे किसी तरह, किसी जूनियर से कहें नोट्स ला के दे आपको, वो कैश फ्लो वाला, वो कैफ वाला कैश फ्लो रिवाइज करें, क्योंकि कंसोलिडेशन वाला कैश फ्लो ग्रुप की बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन की तरह का नहीं है। बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन कैसे होती है? दोनों बैलेंस शीट्स बनी होती हैं, उनको ऐड करते हैं। कैश फ्लो की कंसोलिडेशन कैसे होगी? दोनों कैश फ्लोज बनी होंगी, इनको ऐड करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिस तरह एक कंपनी की कैश फ्लो बनती है ना, एक कंपनी की कैश फ्लो के सवाल के लिए आपको 2 बैलेंस शीट्स दी होती हैं। कौन कौन सी?
मुझे पता था ये जवाब आएगा। एक इंडिविजुअल कंपनी का कैश फ्लो बनाते हुए उसके लिए दो कैश फ्लोज होती है, दो बैलेंस शीट्स होती हैं। एक उसी कंपनी की दो बैलेंस शीट होती हैं, एक इस साल की और एक पिछले साल की, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए, और फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट दी होती है। वहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। ग्रुप की कैश फ्लो बनाने के लिए ग्रुप की दो बैलेंस शीट्स दी होंगी, एक इस साल की एक पिछले साल की। ग्रुप की एसओसीआई दी होगी। यार ये कैश फ्लो का सवाल वही है जो बचपन से करते आ रहे हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सिखानी है मैंने। है क्या ये यूआरपी वगैरह ना होने के बराबर होंगी, क्योंकि बनी होगी ग्रुप बैलेंस शीट, क्योंकि कैश फ्लो के अपने और बड़े मसले हैं। R1 में था। चलें, अल्लाह आपको C5 में मौका दे रहा है। ये नोट करें ना, फिर मैं सोसी बनाऊं। ये नहीं, ये जज़ाकल्लाह। Consolidated for the year ending June 30, 2012। क्या क्या है कॉलम्स? शेयर कैपिटल है, कोई प्रीमियम अदर रिजर्व वगैरह नहीं, रिटेन अर्निंग्स है, और ये टोटल हो गया, और इसको कहते हैं एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ टीएल। हाँ जी, ये भी लास्ट टाइम भी टेस्ट हुई है, 2021 में भी टेस्ट हुई है, और इंडिविजुअल कंपनीज की भी टेस्ट हुई है, कोई 17, 18, 19 में कहीं है। ये C5 की क्लास है ना? हाँ हाँ, इंडिविजुअल कंपनी की C5 में भी है टेस्ट। NCI और फिर एक टोटल। मेरा फेवरेट ऐसे IS12 है। ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस एज एट 1 जुलाई 11। कैपिटल किसका कितना? 10,000। और रिटेन अर्निंग्स और NCI के बारे में बताया हुआ है। सोसी बनाने का तरीका कि सवाल को आप ऐसे समझें कि 2011 की बैलेंस शीट बना रहे होते, तो उस 2011 की बैलेंस शीट में जो रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग करते वो यहां लिखेंगे, और जो NCI की वर्किंग करते वो यहां लिखेंगे। तो करते हैं अभी, ये दोनों लिखता हूं ओपनिंग। आगे सोसी दी हुई है इसलिए हेल्प हो जाएगी, नहीं दी होती तो वो जो आपको मैंने एक फॉर्मेट सा बनाया हुआ है उसको बेस के तौर पे सामने रख लें, क्योंकि यही चीजें होती हैं बस। डिविडेंड होगा, शेयर इशू हुए होंगे,
प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा, और स्टेप एक्विजिशन है तो परचेज ऑफ सब्सिडरी होगी, डिस्पोजल है तो डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी होगी। ये 6-7 चीजें ही हैं। तो डिविडेंड है सवाल में, डिविडेंड है सवाल में। रिटेन अर्निंग्स वाले कॉलम में कौन सा आएगा? जो पी का है वो दिया हुआ है सवाल में 1000। और एनसीआई कॉलम में डिविडेंड कौन सा लेस होगा? जो एस के डिविडेंड में एनसीआई वाला पोर्शन है। तो पीएल तो अब रही नहीं सब्सिडरी। डबल एल ने कितना डिविडेंड बांटा? 60, उसमें से 30% एनसीआई का है, तो वो 18 यहां से लेस होगा। परचेज ऑफ सब्सिडरी जी, ये एलएल को खरीदा है, क्या लिखूं उसमें? एलएल को खरीदा है, क्या लिखूं? अदर रिजर्व में तो वो तो एस टू एस था। परचेज ऑफ सब्सिडरी के सामने क्या लिखूं? एनसीआई वाले कॉलम में वो जो गुडविल की वर्किंग में एनसीआई आ रही है कितनी? 201 यार, वो मैंने कल भी किया हुआ। ये इसलिए वर्किंग की थी हमने। डबल एल जो इस साल खरीदी है उसकी जो गुडविल की वर्किंग में एनसीआई है ये वो है। और सेल ऑफ सब्सिडरी में क्या लिखूं? पीएल को बेचा है। नहीं गेन नहीं, वो तो इनकम स्टेटमेंट में आ गया। सोसी में क्या लिखना है? एनसीआई वाली फिगर, और एनसीआई वाली वो फिगर जो हमने गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग। अच्छा ये कह रहे थे गेन, अच्छा, ये जो गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग के अंदर ये है जी 2 to 1.8 पॉजिटिव नेगेटिव डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। अच्छा ये इसलिए करते हैं कि एस ये जो पीएल है ये साल के शुरू में थी ना सब्सिडरी, तो यहां पर आ रही थी उसकी एनसीआई, तो वो निकाल दी, इसलिए माइनस। और सोसी में प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर में किस कॉलम में क्या लिखूं? प्रॉफिट फॉर द ईयर किस कॉलम में क्या लिखूं? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ टीएल यहां, और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई यहां, यानी 1324। अच्छा ये जो तोड़ना था ना, ये एसओसीआई की चीज थी, ये एसओसीआई के फेस पे तोड़ के बताना है। सोसी में तो बस प्रॉफिट नहीं जाना है। ये ऐसी एसओसीआई के फेस की प्रेजेंटेशन है कि कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग तोड़ के बताना है, वहां तो बस वो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो एट्रीब्यूटेबल टू पी ये वाला, ये रिटेन अर्निंग के कॉलम में, और एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई ये एनसीआई के कॉलम में। अगर ओसीआई भी होता तो कोई अदर रिजल्ट भी आ रहे होते। नहीं ये इसकी बात कर रहे हैं आप? वो जो एडजस्टमेंट ऑन इक्विटी होती है वो इधर अदर रिजर्व में आती, बस बैलेंस एज एट 30 जून 12। कैपिटल तो यही है। रिटेन अर्निंग्स अभी हम बीडी निकालना है, एनसीआई अभी बीडी निकालना है। ये चीजें देख लें सारी, फिर बीडी बताता हूं। ये तो सारी की सारी बेच थी ना। अगर पहले हमारे पास 70% 20% बेच दिया, हमारे पास 50%, फिर ये पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अच्छे की वैल्यू बढ़ गई है हमारे बैलेंस शीट।
अच्छा, ये ना चैप्टर में पेज चैप्टर में पेज 51, चैप्टर में पेज 51 ये जो सोसी का फॉर्मेट बनाया है मैंने, इसमें एक चीज और लिख लें। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बड़ी इंप्रूवमेंट्स ले आया यार मैं अपनी। इसमें ना ये जो मैंने परचेज ऑफ सब्सिडी और सेल ऑफ सब्सिडी की लाइन लिखी हुई है और स्टैरिक लगा के नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एनसीआई के कॉलम के बारे में एक और बात बता रहा हूं, वो मैंने यहां नहीं लिखी हुई, वो और ऐड कर लेते हैं। ये जो परचेज ऑफ सब्सिडी है और सेल ऑफ सब्सिडी जो अभी भी इस सवाल में किया है, एनसीआई वाले कॉलम में क्या प्लस माइनस आना है? जो परचेज ऑफ सब्सिडी में वो परचेज के सामने एनसीआई कॉलम में पॉजिटिव, और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी में गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग में ये डब्बा ये नेगेटिव। ठीक है, एक तो परचेज और सेल में ये एनसीआई इधर पॉजिटिव और वो नेगेटिव आनी है। एस टू एस वाली बात नहीं लिखी हुई है मैंने, वो भी लिख लेते हैं। एस टू एस बड़े ऐसे छोटा एस हो रहा है या छोटे ऐसे बड़ा एस हो रहा है, तो अदर रिजर्व्स कॉलम में तो मैंने लिख दिया, एनसीआई कॉलम वाली बात नहीं लिखी। वो जो हम लोग छोटे ऐसे बड़ा एस कर रहे होते हैं या बड़े ऐसे छोटा एस कर रहे होते हैं, तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी की वर्किंग करते हैं। बड़े ऐसे छोटा एस हो रहा होता है तो डिक्रीज इन एनसीआई निकालते हैं, और बड़े ऐसे छोटा एस हो रहा होता है, मैंने पता नहीं उल्टा बोल दिया, बहरहाल छोटे से बड़ा एस हो रहा होता है तो इंक्रीज इन एनसीआई और डिक्रीज इन एनसीआई आ रहा होता है, वो भी एनसीआई में लिखना है। एक तो है ना एनसीआई में परचेज और डिस्पोजल के सामने जो मैंने ये बताया इस सवाल में, एक है एस टू एस, चाहे वो एस बड़े से छोटा एस बन रहा हो चाहे छोटे से बड़ा एस बन रहा हो, एडजस्टमेंट इन इक्विटी की फिगर अदर रिजर्व में, और उसकी वर्किंग के अंदर जो हम इंक्रीज इन एनसीआई या डिक्रीज इन एनसीआई ले रहे होते हैं वो एनसीआई के कॉलम है। नहीं समझ आ रही? जो हम लोग एडजस्टमेंट इन इक्विटी एस टू एस वाले में करते हैं, चाहे वो खरीदना हो चाहे बेचना हो, उस एडजस्टमेंट इन इक्विटी की वर्किंग का जो एंड आंसर आ रहा है वो कहां लिखना है? वो अदर रिजर्व में, वो सोसी में अदर रिजर्व में, और वो जो उस वर्किंग में हमने इंक्रीज या डिक्रीज इन एनसीआई की फिगर निकाली है वो एनसीआई के कॉलम में। परचेज ऑफ सब्सिडरी के सामने अगर इसी सवाल के अंदर एक डबल एल खरीदा है और एक और सब्सिडरी होती जिसको थोड़ा सा और खरीदा होता, एक और सब्सिडरी होती उसको थोड़ा सा और खरीदा होता, तो उसमें हम लोग क्या करते? उसमें हम लोग एक वर्किंग करते हैं एडजस्टमेंट इन इक्विटी की, और उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन एनसीआई, ये फिगर निकालते और उसमें से कैश पेड की फिगर लेते और देखते हैं कि एडजस्टमेंट इन इक्विटी क्या है। छोटे एस से बड़ा एस हो रहा है, 70% था 90 पे जा रहे हैं, तो ये एक वर्किंग करते हैं ना, डिक्रीज इन एनसीआई, कैश पेड, ये फिगर अदर रिजर्व में लिखते, ये फिगर एनसीआई वाले कॉलम में लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव डिक्रीज नेगेटिव, तो ये फिगर अदर रिजर्व्स में और ये फिगर एनसीआई वाले कॉलम में। तो एनसीआई वाले कॉलम में परचेज ऑफ सब्सिडी के सामने फिर दो चीजें आ रही हैं, एक जो इस साल सब्सिडी वाकई खरीदी होगी ये फिगर, और दूसरा वो जो सब्सिडी को थोड़ा और बड़ा किया होगा ये फिगर, लेकिन ये नेगेटिव। इसी तरह डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी के सामने एक तो ये फिगर है, ये कौन सी है? जो वाकई सब्सिडी बेच दी, और एक एस को जो छोटा एस कर रहे होंगे उसकी वर्किंग करते इस तरह की, उसमें हम लेते हैं कैश रिसीव और डिफरेंस लेते हैं इंक्रीज इन एनसीआई से। ये किधर? अदर रिजर्व्स वाले कॉलम में, और ये एनसीआई वाले कॉलम में पॉजिटिव। तो पेज 51 में जो मैंने फॉर्मेट्स लिखे हुए उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर दें कि एनसीआई वाले कॉलम में वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी वाली वर्किंग की फिगर होती है एनसीआई की, वो भी लिखनी है।
रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई का बीडी बैलेंस कैसे निकलेगा? इसी सवाल की 30 जून 11 की बैलेंस शीट की वर्किंग्स करें। टीएल, पीएल, एलएलबी है, डबल एलबी, वो तो इस साल लिया है, तो बस ये दो। ये कौन सी वर्किंग कर रहे हैं? 30 जून 11 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो 30 जून 11 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो इनकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस शीट में अपनी अपनी क्या बैलेंस आ रहा होता? जो इनकी सोसी में अपनी अपनी सोसी में ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ रही है 2380 270 लेस प्री और क्या क्या एडजस्टमेंट होती है इसमें? कोई एक्स्ट्रा डेप्शन, कोई इंपेयरमेंट, कोई यूआरपी? एनसीए प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए इधर, और ये सारी की सारी पिछले साल तक हो चुकी हुई थी 50 और बस 215 नहीं 215 में 80% 172 2011 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो ये रिटेन अर्निंग की वर्किंग होती, और 2011 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो एनसीआई की वर्किंग में क्या लिखते? वैल्यू एट एक्विजिशन और रिटेन अर्निंग्स में 215 का ये रिटेन अर्निंग का बीडी, ये एनसीआई का बीडी 2502 और 214 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और टोटल का कॉलम आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल अगर आप संडे तक कर लें तो एन नवाजिश होगी। रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल, जून 22 अटेम्प्ट में ये सवाल था
और उसमें था ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आई कैप के सोल्यूशन में दो इख्तलाफ है मुझे, तो इसलिए मैं आपको अपना सोल्यूशन आपके एलएमएस पे रख रहा हूं। किताब में नहीं है, जून 22 है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास ये नंबर नहीं है, वो कोई एक एलएमएस से डाउनलोड करके दो है। अच्छा यार, चलिए आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैसेज करें मुझे, वो ये कर दे बस। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ये मैंने आपके एलएमएस पे रख दिया है और साथ लिख दिया फॉर लेक्चर 72। ये जून 22 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 था और ये जो सामने कौन बैठी है इन पे भी रख देता हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग हैं आपके एलएमएस पे रख दिया मैंने, जून 22 अटेम्प्ट का एक सेक्शन बनाया हुआ है उसमें रख दिया। ये क्या हो गया? चलो आपको भेज दिया सोल्यूशन, आप कर दो ग्रुप में शेयर करना। ठीक है जी, जून 22 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दो एतराज है मुझे आई के पे सोल्यूशन पे। आप कराएंगे अगर तो बता दूंगा आई के पे सोल्यूशन में क्या था, तो मैंने फिर अपने फॉर्मेट पे और वो दो एतराज ठीक करके सोल्यूशन आपको दे दिया। ये सवाल कर लीजिएगा अगली क्लास तक। चलें, ये डिस्पोजल भी खत्म और ये कराएंगे तो फिर एक सवाल संडे को होमवर्क और बता दूंगा और बस अब लेक्चर 73 में ना कैश फ्लो शुरू करता हूँ।